पश्चिम बंगाल की हॉट सीट नंदीग्राम आज जय श्री राम के जय घोष से गूंज उठी। शुभेंदु अधिकारी के नामांकन में शामिल होने आई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जनसभा को संबोधित करते हुए जय श्री राम का उद्घोष किया। इस सीट से कभी मुख्यमंत्री ममता के सिपे सलार रहे शुभेंदु अधिकारी अब दीदी को चुनावी टक्कर दे रहे हैं। टीएमसी से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी के लिए बीजेपी पूरी ताकत से प्रचार कर रही है। शुभेंदु के नामांकन के लिए स्मृति और धर्मेंद्र प्रधान खास तौर से पहुंचे थे। नामांकन से पहले हल्दिया में शुभेंदु अधिकारी ने रोड शो और रैली की। इस रैली में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम का जयकारा लगाया और जैसे ही शुभेंदु ने मंच पर भाषण दिया, उनके समर्थन में जय श्री राम के नारे लगने लगे। धर्मेंद्र प्रधान और स्मृति ईरानी ने भी अपने भाषण के आखिर में जय श्री राम का जय घोष किया। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, हमारे मुखे जय श्री राम। शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में हल्दिया पहुंची स्मृति ईरानी ने नंदीग्राम से इस बार बीजेपी की जीत का भरोसा जताया और साथ ही उन्होंने ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला। कौन मेके वोट दीते হবে দিদি কোন টিমে যে একটা 80 বছরের মাকে মেরে মেরে একাকার করে দেয় এই মেয়ে किस মেয়ে को वोट देना है दीदी যে বিজেপি লোকেদেরকে মেরে ওদেরকে গাছে ঝুলিয়ে দেয় মাথায় ঝুলিয়ে দেয় ওই মেয়েকে ভোট দিতে হবে। কোন মেয়েকে ভোট দিব যে মা দুর্গার মূর্তি বিসর্জন হতে দেয় না আর নন্দীগ্রাম এসে ভোটের জন্য চণ্ডী পাঠ করছে। তাই বলছে দিদি খেলা হবে। और इस वक्त हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यतेंद्र शर्मा हल्दिया से हमारे साथ हैं, आशिका सिंह कोलकाता से जुड़ चुकी हैं, अरुण सिंह एसएसकेएम अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और अमित सिंह हमारे साथ कोलकाता से हैं। सबसे पहले यतेंद्र, आपके पास आते हुए जिस अंदाज में स्मृति ईरानी और धर्मेंद्र प्रधान ने जय श्री राम का उद्घोष किया, क्या मान लिया जाए तय हो गया है राम के नाम पर नंदीग्राम का संग्राम? देखिए, बिल्कुल अगर बीजेपी की रणनीति आप देखेंगे और खासकर पश्चिम बंगाल की जनता की नब्ज आप देखेंगे तो जय श्री राम केवल एक नारा नहीं है, जय श्री राम केवल एक जोश बढ़ाने वाला उद्घोष नहीं है। यहाँ पर जो बीजेपी की रणनीति है और खासकर जो यहाँ की पश्चिम बंगाल की जनता का जो गुस्सा ममता सरकार के प्रति है, जो जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति उन्होंने अपनाई है, जो नीतियाँ अपनाई हैं, उसको लेकर जय श्री राम का नारा लगाया जाता है। यानी कि जय श्री राम का नारा उनके गुस्से का प्रतीक है, उनके आक्रोश का प्रतीक है। और आप कहीं भी आप जाएंगे, अगर कार्यकर्ताओं में जोश दिलाना, उनको गुस्से को याद दिलाना, ममता सरकार के प्रति नाराजगी दिखानी है, तो जय श्री राम उस उद्घोष के तौर पर, उस प्रतीक के तौर पर प्रयोग किया जा रहा है। और शायद यही कारण है कि बीजेपी ने जब इस नब्ज को पहचाना, जब इस नब्ज को टटोल कर देखा, तो उन्हें लगा कि यही वो नारा है जो बंगाल की जनता के गुस्से में घी में आग डालने का काम करेगा। और तो शायद यही कारण है कि अब जो भी नेता बीजेपी का आता है, चाहे वो छोटा नेता हो, बड़ा नेता हो या छोटा बूथ का कार्यकर्ता हो, वो जय श्री राम से ही अपनी बात को शुरू करता है। आज भी हमने कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से बात की तो उन्होंने भी जब बात खत्म की तो जय श्री राम के नारे से की। जब स्मृति ईरानी आई, क्योंकि स्मृति ईरानी का लगाव भी पश्चिम बंगाल से, उनका गहरा नाता पश्चिम बंगाल से जुड़ा रहा है, तो बंगाली भी बहुत अच्छा बोलती हैं, बंगाल के लोगों से कनेक्ट बहुत अच्छा करती हैं, तो उन्होंने आते ही जय श्री राम की नब्ज को समझा और उस जनता की नब्ज को समझा और जय श्री राम से अपना उद्घोष शुरू किया और बंगाली में बोलकर उन्होंने जनता से खुद बिल्कुल। और इसीलिए ये सवाल है कि क्या राम के नाम पर अब नंदीग्राम का संग्राम तय हो गया? लौटेंगे यतेंद्र आपके पास, लेकिन ये भी बता दें कि पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े सियासी संग्राम की शुरुआत नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के नामांकन भरने के साथ शुरू हो गई है। इससे पहले 10 मार्च को ममता ने भी अपना नामांकन दाखिल किया था, जिसके बाद आज से ममता और शुभेंदु आमने सामने हैं और दोनों की सीधी टक्कर शुरू हो चुकी है। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी ने भरा पर्चा।
शुवेंदु की सीएम ममता बनर्जी से सीधी टक्कर। नामांकन से पहले मंदिरों के दर्शन और रोड शो। भारी भीड़, पोस्टरों से पटे शहर। नारों और बाजे गाजे के बीच शुवेंदु अधिकारी ने बतौर बीजेपी उम्मीदवार नंदीग्राम में अपनी चुनावी जंग का शंखनाद कर दिया। नामांकन के मौके को शुवेंदु ने अपने शक्ति प्रदर्शन के अवसर में भी बदल दिया। बिहार पर निकल चुके हैं इस वक्त शुवेंदु अधिकारी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं राजबागों के साथ हजारों की तादाद में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो शामिल हुए हैं शुवेंदु अधिकारी के साथ। मैं जरा पीछे की तस्वीर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर पीछे की तस्वीर आइए, यहाँ पर देखिए शुवेंदु अधिकारी लगातार पदयात्रा कर रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरों में देखिए शुवेंदु अधिकारी पदयात्रा कर रहे हैं शुवेंदु अधिकारी पर, और शुवेंदु अधिकारी के साथ स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान और वो नेता हैं यहाँ पर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। माहौल का असर शुवेंदु अधिकारी की पदयात्रा में साफ साफ नजर आया। पदयात्रा में शामिल कार्यकर्ता न केवल भगवा रंग में रंगे दिखे, बल्कि उनका जोश भी हिलोरे मारता दिखा। जाहिर है शुवेंदु ने स्थानीय लोगों के बीच ये संदेश देने की कोशिश की कि इस बार वो टीएमसी नहीं बीजेपी के उम्मीदवार हैं। आज से इस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश है और बीजेपी कार्यकर्ता लगातार शुवेंदु अधिकारी और अन्य दो उम्मीदवारों के नॉमिनेशन प्रक्रिया में लगातार इस तरीके से रैली निकाला जा रहा है। 500 मीटर का ये रैली है। पर्चा भरने के लिए हल्दिया पहुंचे शुवेंदु अधिकारी ने पदयात्रा की तो उनके साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और धर्मेंद्र प्रधान के साथ ही बीजेपी के कई कद्दावर नेता नजर आए। शुवेंदु ने दावा किया कि जनता के आशीर्वाद से उनकी जीत तय है। ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद का उम्मीद करता हूँ। मेरा पूरा विश्वास है जनता इस बार भाजपा का साथ देगा और मोदी जी का दर्शन और बंगाल में असली परिवर्तन के लिए जनता इस बार भाजपा को ही लाएगा। टॉप कंपटीशन की सवाल ही नहीं है। भाजपा ने 2019 में 18 पार्लियामेंट सीट जीता। इस बार भारी अंतर से अच्छा सीट लेकर एक मजबूत सरकार बनाएगी। नामांकन के मौके पर शुवेंदु अधिकारी ने एक जनसभा को संबोधित किया। चूंकि नंदीग्राम में उनका सीधा मुकाबला ममता बनर्जी से है, इसलिए उनके निशाने पर मुख्यमंत्री ही रहीं। चूंकि इससे पहले शुवेंदु अधिकारी टीएमसी में थे और टीएमसी से ही वो विधायक बने थे, इसलिए उन्होंने जनता को पार्टी छोड़ने की वजह भी बताई। বারে বারে আমরা বলেছি যে তৃণমূল কংগ্রেস একটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে এবং এর রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতা পশ্চিমবঙ্গে শেষ হয়ে গেছে এবং এই একটি দলে তার নেত্রী এবং তার যে ভাইপো এর বাইরে বাকি কারোরই কোনো সম্মান নেই, মর্যাদা নেই, অধিকার নেই, কথা বলার জায়গা নেই, সিদ্ধান্তে নীতিতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ নেই। हालांकि नामांकन के दिन की शुरुआत शुवेंदु ने मंदिरों में भगवान दर्शन से की। सुबह सुबह वो सबसे पहले सिंहवाहिनी मंदिर गए और उसके बाद जानकीनाथ मंदिर। जानकीनाथ मंदिर में तो उन्होंने हवन भी किया। समर्थकों के उत्साह से गदगद शुवेंदु अधिकारी ने अपनी जीत तक के दावे कर डाले और खुद को नंदीग्राम का बताया। इसके जरिए उन्होंने ममता को बाहरी उम्मीदवार बताने की कोशिश की। मैं भी नंदीग्राम का वोटर के नाते नॉमिनेशन कर रहा हूँ। मैं नंदीग्राम का वोटर के नाते ही नॉमिनेशन कर रहा हूँ। मेरा नाम नंदीग्राम के में उठा लिया। चूँकि नंदीग्राम में ममता के साथ ही बीजेपी की भी साख दांव पर लगी है, इसलिए अब नंदीग्राम में ममता को बाहरी और शुवेंदु के स्थानीय होने के दावे शुरू हो गए हैं।
बंगाल में दीदी के नाम से मशहूर ममता ने भी खुद को अब बंगाल की बेटी बताना शुरू कर दिया है। इसलिए बीजेपी के नेता दीदी से बेटी बताने के ममता के दावे पर चोट करने लगे हैं। कौन में के वोट दीते हमें दीदी? कौन टीमे? যে একটা 80 বছরের মাকে মেরে মেরে একাকার করে দেয় এই মেয়ে? किस মেয়ে को वोट देना है दीदी? যে বিজেপি লোকেদেরকে মেরে ওদেরকে গাছে ঝুলিয়ে দেয়, মাথায় ঝুলিয়ে দেয়, ওই মেয়েকে ভোট দিতে হবে? কোন মেয়েকে ভোট দিব? যে মা দুর্গার মূর্তি বিসর্জন হতে দেয় না আর নন্দীগ্রাম এসে ভোটের জন্য চণ্ডী পাঠ করছে। তাই বলছে দিদি খেলা হবে। दीदी मैं तब भी 2006-7 में नंदीग्राम आया था। आप जब लाठी खाने की बात कह रहे हैं, आप किसके कंधे पे बैठे थे? लाठी पहले कौन खाया? लाठी खाने वाला पहले भाई शुभेंदु अधिकारी था। मोदी जी ने पैसा दिल्ली से भेजा, माताओं के लिए, बहनों के लिए चावल भेजा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों के लिए साल में 6,000 रुपया भेजा। बंगाल में वो मिल रहा है क्या? बंगाल में क्यों नहीं मिल रहा है? माताओं को, बहनों को, गरीबों को आयुष्मान भारत योजना क्यों नहीं मिल रहा है? यह दीदी नहीं चाहती है। नंदीग्राम में शुभेंदु के नामांकन के साथ ही सियासी महायुद्ध का नया अध्याय शुरू हो चुका है, जिसका फैसला 1 अप्रैल को यहाँ की जनता करेगी। अब 2 मई को नतीजे आने के बाद ही साफ होगा कि इस महायुद्ध का विजेता कौन होगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की अगुवाई में बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मुलाकात करने पहुंचा। पीयूष के साथ महासचिव भूपेंद्र यादव और संबित पात्रा भी मौजूद हैं। तो ये बड़ी जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव आयोग से मिलने के लिए बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। बताया जा रहा है कि भूपेंद्र यादव भी इसमें शामिल है, संबित पात्रा भी इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल है। तो वहीं पीयूष गोयल भी पहुंचे हैं चुनाव आयोग के पास। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की अगुवाई में बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मुलाकात करने के लिए पहुंचा है। पीयूष के साथ महासचिव भूपेंद्र यादव और संबित पात्रा भी मौजूद हैं। आपको बता दें, इससे पहले टीएमसी के डेलीगेशन ने मुलाकात की और अब बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। संदीप बोल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संदीप, बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पर किस मुद्दे पर? देखिए, सुबह टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था और जिसने सीधे तौर पर जो नंदीग्राम में जो घटना हुई उसको घटना ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक साजिश करार दिया और उसके बाद उससे लिंकेज करते हुए कई सारे ऐसे घटनाक्रम जो है यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के सामने टीएमसी के डेलीगेशन ने रखा और साथ ही एक हाई लेवल कमेटी की जांच की मांग भी कर गए। उसी की तर्ज पर ही जो है अब बीजेपी का एक डेलीगेशन 5:30 बजे जो है अभी अंदर गया, आधा घंटा हो चुका है बातचीत करते हुए। जाहिर सी बात है, कहा यही जा रहा है कि जो सुबह टीएमसी की तरफ से यहाँ पे अपनी बातें रखी गई थी ये उसका पलटवार के तौर पर है, क्योंकि अभी थोड़ी देर में जो है बैठक खत्म होगी और उसके बाद ये पता लगेगा कि आखिर यहाँ इस वक्त बीजेपी के डेलीगेशन ने क्या कहा। लेकिन ये बात साफ है कि नंदीग्राम में जिस तरीके की घटना हुई है उसको लेकर जिस तरीके की लिंकेज की बात जो है टीएमसी के जो नेता है यहाँ पे आके कह के गए हैं उसका हो सकता है कोई जवाब या उसी की तरफ पर किसी तरीके का कोई ऐसा सबूत बीजेपी की तरफ से भी पेश किया जाए कि जो घटना जिसको ये लोग साजिश की बात कह रहे हैं वो सिर्फ एक घटना थी और तस्वीरें जो है टेलीविजन में दिखाई दे रही थी। तो अभी थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए संदीप। तो बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के पास पहुंचे। आपको ये भी बता दें कि टीएमसी की तरफ से साजिश का आरोप लगाया गया था तो बीजेपी ने सीबीआई जांच की भी मांग की थी और अब बीजेपी का ये प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से ममता की शिकायत के लिए पहुंचा है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी को एक रैली के दौरान लगी चोट के मामले में टीएमसी के नेता दिल्ली में चुनाव आयोग से शिकायत करने पहुंचे। विरोध जताने के लिए टीएमसी के नेताओं के हाथ में काली पट्टी लगी दिखाई दी। नेताओं ने डीजीपी बदलने का भी विरोध किया। इसके पहले कल टीएमसी के नेताओं ने कोलकाता में भी चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की।
टीएमसी नेताओं ने डीजीपी को हटाए जाने पर सवाल उठाते हुए महिला सीएम पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया। टीएमसी ने बीजेपी पर आरोप लगाया और चुनाव आयोग से जांच कर कार्रवाई की मांग उठाई। तो दिल्ली में आज मुलाकात और चोट मामले पर कल भी मुलाकात की थी। हम यही पॉइंट बोला, ममता बनर्जी पर जो हमला हुआ और जिससे उनका चोट लगा, जिस चोट के लिए वो अभी अस्पताल में है, उस पर हम सीईसी को ये बोला इसके साथ कोई घटना का लिंक है। एक लिंक तो है अचानक डीजी और एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर को हटा दिया। और अब देखिए, जब ममता दी पर हमला हुआ तब कोई पुलिस का एसपी उधर नहीं था। हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बोला अभी पूरा कानून का स्थिति आपके हाथ में है। वो बोला नहीं, मर्डर होने से तो वो नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर होगा। हम बोला ममता बनर्जी पर अटैक इलेक्शन रिलेटेड नहीं है क्या? बोला हाँ है। तो हम बोला तब तो आप लोग का पूरा हाई लेवल जांच करना चाहिए। आप चिट्ठी लिखा वो काफी नहीं है। ममता बनर्जी कोई साधारण औरत नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है, महिला चीफ मिनिस्टर है। आशिका भी हमारी सहयोगी लगातार कोलकाता से हमारे साथ बनी हुई है। आशिका, चुनाव आयोग पर भी टीएमसी की तरफ से सवाल उठाया गया था और अब इस मुद्दे पर दिल्ली में जहां चुनाव आयोग से मुलाकात की तो कल भी इस बात की शिकायत की गई थी, लेकिन काली पट्टी बांधकर क्यों पहुंचे टीएमसी के ये नेता? किसका विरोध किया जा रहा था? जो तृणमूल का तय कार्यक्रम था आज 3 से 5 के बीच में पश्चिम बंगाल में राज्य भर में जगह जगह पर टीएमसी के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है, काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया है, काले झंडे हाथ में लेकर प्रदर्शन किया है। इसी के तहत ये काली पट्टी लगा करके चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे थे टीएमसी के नेता। विशेष तौर पर दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर जाने के लिए ही कोलकाता से गए ये वही सांसद हैं या डेरेक ओब्रायन की तरफ से मैं याद दिला दूं कि चिट्ठी लिखी गई थी कि संसद का जो सत्र है उसको टाला जाए, दिल्ली रहना मुश्किल पड़ रहा है चुनाव के कारण। वही नेता जो है दिल्ली जाते हैं चुनाव आयोग के दफ्तर में इस मामले की शिकायत करने के लिए। और एक तरफ बीजेपी चाहे फिर कल जब टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर गया हो उसके ठीक बाद वहां पर पहुंचा था, और आज भी दिल्ली में जब टीएमसी के नेता वहां से होकर के लौटे तो वहां पर पहुंचे हैं। बीजेपी की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि मामले की जांच हो, एक एक वीडियो को खंगाल करके देखा जाए। ठीक है, लौटेंगे आशिका आपके पास। हम सीधे रुक कर लेते हैं। अरुण, जो SSKM अस्पताल के बाहर मौजूद है, अरुण, ये कहा जा रहा था कि वहां पर कुछ हलचल हुई है, ममता बनर्जी को छुट्टी मिल सकती है, क्या अपडेट वहां से मिल पा रहा है? देखिए गायत्री, सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा SSKM हॉस्पिटल, जहां ममता बनर्जी लगभग 44 घंटे से एडमिट हैं। परसों रात में उनको यहां पर एडमिट किया गया था और तस्वीरें अगर दूसरी मंजिल की आप कैमरे से देख पा रही हो और दर्शक देख पा रहे हो तो प्रशासनिक अमला यहां पर पहुंच गया है। अभिषेक बनर्जी जो उनके भतीजे हैं वो भी यहां पर पहुंच गए हैं, तृणमूल कांग्रेस के कई नेता यहां पर हैं और पूरा मीडिया टकटकी लगाकर उस वक्त का इंतजार कर रहा है जब ममता बनर्जी डिस्चार्ज होकर अपने घर जाएंगी। और एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये एक छोटी सी कार आपको दिखाई दे रही होगी। कहा यह जा रहा है कि इसी कार में ममता बनर्जी जाएंगी। हालांकि सिक्योरिटी चेक इस कार का हुआ है, एम्बुलेंस भी खड़ी है और ममता बनर्जी की ऑफिशियल मुख्यमंत्री के रूप में और Z+ सिक्योरिटी के रूप में जो उनको कार मिली हुई है वो भी यहाँ पर खड़ी है। लेकिन एक सिंबॉलिक ममता बनर्जी की जिस तरह की जुझारू छवि रही है, तो क्या इस गाड़ी की अगली सीट पर बैठ करके वो यहाँ से अपने घर जाएंगे और एक संदेश देने की कोशिश करेंगी, व्हील चेयर पर या फिर सीट पर बैठ करके यहाँ से जाएंगी? क्योंकि एक दिन का अंतराल है, उसके बाद उनको पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करना है, उसके बाद झारग्राम में उनको जनसभा करनी है और वो व्हील चेयर से जनसभा होगी। और व्हील चेयर को लेकर के बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच काफी गहमा गहमी है। तो तस्वीरें एक बार फिर जयपाल राव जरा दिखाइए, यहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। किसी भी वक्त 44 घंटे हो गए हैं ममता बनर्जी को यहाँ एडमिट हुए। वहां पर बने रहिए, अपडेट के लिए आपके पास हम लौटेंगे। अमित भी हमारे साथ कोलकाता से बने हुए हैं। अमित, आपने शुभेंदु अधिकारी के रोड शो को देखा, आपने रैली को भी बेहद करीब से देखा, जरा बताइए कि कितना उत्साह था उनके समर्थकों में, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी तो कह रहे कि 200% मैं ही जीतूंगा नंदीग्राम से।
जी हाँ, बिल्कुल। शुभेंदु अधिकारी ये दावा आज उन्होंने पहली बार नहीं किया, इससे पहले भी उन्होंने यह दावा किया है कि 50,000 वोटों से वो ममता बनर्जी को हराएंगे। और जो उनके रैली में जो समर्थक इस वक्त आज जो आए हुए थे वो पूरे नंदीग्राम से आए हुए थे। नंदीग्राम भी नहीं, पूर्वी मिदनापुर के कई इलाकों से उनके समर्थक आए हुए थे और उन सबका भी दावा यही था कि वो ममता बनर्जी को, उनके जो नेता है शुभेंदु अधिकारी, वो हराएंगे। लेकिन आखिरकार 1 तारीख को होगा क्या, कौन किसको कितना मत मिलता है, नंदीग्राम के लोगों को किसका समर्थन मिलेगा, ये नंदीग्राम के लोग ही बताएंगे। जैसा कि मैं 2-3 दिनों से नंदीग्राम में ही मौजूद था, तो नंदीग्राम के लोगों का यही मानना था कि सुख शांति से उनका ये चुनाव हो जाए। वो किसे वोट देंगे वो उन्हें मालूम है और ये बताने की जरूरत नहीं है। जब काउंटिंग होगी तो वो सबको मालूम चल जाएगी। लेकिन जो आंकड़े हैं, जो वहाँ पर 2,80,000 के तकरीबन 2,80,000 वहाँ वोटर है, वहाँ पर जो 77,000 के आसपास अल्पसंख्यक वोटर है, उसको लेकर दिलीप घोष ने जो आरोप लगाया था कि उसी वजह से, उस 77,000 की वजह से ममता बनर्जी ने नंदीग्राम को चुना है और अब वहां पर मंदिर घूम रही है क्योंकि उनकी नजर जो है वो 2 लाख के वोटरों पर। तो वहीं शुभेंदु अधिकारी का साफ ये कहना है कि उनको वो नंदीग्राम के में हमेशा जाते रहे हैं, केवल चुनाव के लिए नहीं जाते हैं, हमेशा तो एक बार फिर से 200% जीतने का दावा शुभेंदु अधिकारी की तरफ से। लेकिन क्या ये कॉन्फिडेंस वोटों में तब्दील हो पाएगा, ये देखना होगा। लौटेंगे आपके पास, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी का गढ़ रहा है और पिछले चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने बम्पर जीत हासिल की थी। लेकिन खास बात यह कि अब तक शुभेंदु टीएमसी में हुआ करते थे और इस बार वो बीजेपी में हैं। 2016 में नंदीग्राम से जीत हासिल करने वाले शुभेंदु अधिकारी ने 67.2% वोट हासिल किए थे। इस सीट पर दूसरे नंबर पर सीपीआई के अब्दुल कबीर शेख थे, जिन्हें 26.7% वोट मिले थे। खास बात यह कि बीजेपी 5.4% वोट के साथ तीसरे नंबर पर थी। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने ममता पर हमला किया। उन्होंने कहा कि ममता ने बंगाल के लोगों को निराश किया है और लोग उन्हें जवाब जरूर देंगे। एक मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप आप ममता बनर्जी पर लगाते हो, लेकिन उसकी काट के लिए वो मंदिर जा रही हैं, मंच पर चंडी पाठ कर रही हैं। क्या लग रहा है ममता बनर्जी अब बदल गई हैं, अब सच में उनकी सियासत खतरे में? कोई बदलाव नहीं होता, ये घबराहट के लक्षण है। घबराहट में आदमी अपनी असलियत दिखाता है, मौका परस्तों को जनता ठीक से पहचानती है। जय श्री राम। एक अंतिम सवाल, जो शुभेंदु अधिकारी की कह रही है जमानत जब्त करा देंगी ममता बनर्जी, देखो 1 तारीख को वोट होगा, 2 मई को जब रिजल्ट आएगी तब सब स्पष्ट हो जाएगा। चलिए, ये है धर्मेंद्र प्रधान, कैबिनेट मिनिस्टर, जिनका साफ तौर पर कहना जय श्री राम का नारा लगाते हुए कि 1 तारीख जब रिजल्ट आएगा 2 तारीख को तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और जहां तक ममता बनर्जी के मंदिरों में जाने की बात है तो वो उनकी घबराहट साफ दिखाई देती है। कैमरामैन चंदन के साथ यतेंद्र शर्मा, मिदनापुर, न्यूज 18 इंडिया। यतेंद्र, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि सवाल यही उठ रहा है, जिस अंदाज में आज मंच से स्मृति ईरानी हो, अभी धर्मेंद्र प्रधान को भी हम सुन रहे थे जब आप बात कर रहे थे, वो भी जय श्री राम के नारे बड़े जोर शोर से लगा रहे थे। ऐसा पहली बार नहीं है, हालांकि जय श्री राम के नारे लगते रहे हैं, लेकिन क्या नंदीग्राम के संग्राम को इसी नारे पर, राम के नाम पर तय कर दिया गया है? और अगर हाँ, तो फिर वहां की जनता को कैसे कन्विंस किया जाएगा? देखिए, बीजेपी की रणनीति आपको समझनी पड़ेगी। अगर पिछले इतिहास में, चुनावी इतिहास में जाएं तो राम आंदोलन जब चला था तब भी इतना बड़ा मुद्दा जय श्री राम का यहाँ पर पश्चिम बंगाल में नहीं बना। यहाँ पर हमेशा से माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, सरस्वती की पूजा की जाती है। लेकिन जब बीच में जो तुष्टीकरण का आरोप बीजेपी हमेशा से टीएमसी पर लगाती रही है, पहले लेफ्ट पर लगाती रही, तो वो कहीं ना कहीं जो ममता बनर्जी के जो फैसले थे, दुर्गा पूजा पर रोक लगाना, पंडालों के लिए परमिशन लेना, उसने आग में घी डालने का काम किया। और शायद उस मुद्दे को, जब इस नब्ज को देखा और उस मुद्दे को गर्म होते हुए देखा, तो बीजेपी ने उसको हाथों हाथ लिया। और शायद यही कारण है कि इस चुनाव में, आपको अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि जय श्री राम का मुद्दा केवल एक नारे भर तक नहीं है, ये आक्रोश है लोगों को दिखाने का, सरकार को दिखाने का, लोगों के अंदर किस तरह से आग भरी पड़ी है। क्योंकि जब धार्मिक मुद्दों पर चोट होती है तो वो कहीं ना कहीं निकलती है। और जय श्री राम का मुद्दा इस बार बीजेपी ने बहुत ही रणनीति के साथ लोगों के बीच में ले जाने का काम किया है कि लोगों का गुस्सा कैसे निकलेगा, वो जय श्री राम के नारे के साथ निकलेगा। आपने देखा भी धर्मेंद्र प्रधान से जब आपने बात की तो उन्होंने अपनी बात भी जय श्री राम के साथ खत्म की और एक आक्रोश उसके पीछे जो लोग खड़े थे वो दिखाई दिए। क्योंकि कहीं ना कहीं मुद्दा जो ध्रुवीकरण की जो राजनीति होती है, बीजेपी केवल उसी पिच पर ममता बनर्जी को लेते हैं। बीजेपी के वार पर ममता लगातार पलटवार भी कर रहे हैं। अरुण, क्या ममता के कानों तक भी आवाज पहुंची होगी? और अगर हाँ, तो फिर कैसे देंगे जवाब? क्योंकि वो जय श्री राम के नारे से तो अक्सर नाराज हो जाया करती हैं।
देखिए अब वो नाराजगी नहीं दिखा पा रही वो, क्योंकि बीजेपी जिस आक्रामक तरीके से जय श्री राम के नारे का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल की सियासत में कर रही है, ममता बनर्जी को भी अब मजबूर होना पड़ा, उनको चंडी पाठ करना पड़ रहा है, उनको मंदिर में जाना पड़ रहा है, दर्शन करना पड़ रहा है। और जो उनके चुनावी रणनीतिकार हैं वो ये बात बखूबी जानते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेना है तो सिर्फ अल्पसंख्यक वोटरों के भरोसे आप नहीं रह सकते, आपको एक बड़े चंक पर भी नजर रखनी होगी, उनको अपने से दूर जाने से रोकना होगा, और तभी बीजेपी को आप कमजोर कर पाएंगे। जिस तरह से बीजेपी यहाँ पर आक्रामक हिंदुत्व का पालन करती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से झंडे भगवे नजर आ रहे हैं, श्री राम की तस्वीर, हनुमान की तस्वीर नजर आ रही है, ऐसे में तृणमूल कांग्रेस को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी और बैलेंस करके चल रही ममता बनर्जी। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूं, हिंदू घर में पैदा हुई हूं, मुझे मत सिखाइए हिंदू धर्म क्या होता है, और इसीलिए उनको चंडी पाठ करना पड़ रहा है। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि बुरी तरह से पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है वो ध्रुवीकरण उसका होने जा रहा है। आशिका भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। आशिका, जरा ये बताइए, एक तरफ तो बीजेपी की अपनी कोशिश है जय श्री राम के नारे के जरिए किस तरीके से वो पूरे माहौल को अपने पक्ष में करे, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो लगातार चोट को लेकर सहानुभूति गेन करने की कोशिश करे, ऐसा आरोप बीजेपी लगा रही है। लेकिन इस सब के बीच अब ममता बनर्जी का क्या होगा पलटवार? ममता बनर्जी हर वार पर पलटवार करती नजर आई हैं, लेकिन जय श्री राम के नारे पर उनका जवाब क्या होगा? देखिए, जय श्री राम के नारे की बात करें तो उनका क्या जवाब है हम देख चुके हैं, क्या रुख है हम देख चुके हैं कि इससे नाराज होकर के सरकारी कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के मंचासीन उठकर वहां से चली गई थी। नारों की बात करें तो अब नया नारा जो टीएमसी की तरफ से चल रहा है वो ये है कि भांगा पाए खेला होबे, यानी कि टूटे पैर से भी खेल होगा। तो खेला होबे जो टीएमसी का स्लोगन जिसे धीरे धीरे सभी राजनीतिक दलों ने अपना लिया था वो जोर पर है, और अब ये दिखाने की कोशिश है कि ममता बनर्जी जो कि फाइटर हैं, हमेशा गिरने के बाद उठ कर के खड़ी होती हैं, वो अब व्हील चेयर पर जो है वो चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। सबसे पहले परसों जब मैनिफेस्टो लॉन्च होगा तभी व्हील चेयर पे होंगी, और पहली रैली उनकी जो झाड़ग्राम में जो तय कार्यक्रम था, सोमवार को झाड़ग्राम जाना था, तो झाड़ग्राम में उनकी पहली रैली व्हील चेयर पर होगी। तो ये तस्वीर बहुत बड़ी होगी, देखने लायक होगी गायत्री, जब एक मुख्यमंत्री चोट लगने के 2 दिन के भीतर अमित, तो क्या व्हील चेयर से ममता बनर्जी खेला होबे बोलेंगी? व्हील चेयर से होगा खेला होबे? सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो जो ममता बनर्जी को चोटें आई, सबसे पहले उन्होंने आरोप लगाया कि 4-5 लोगों ने उन्हें धक्का मारा तब चोटें आई। उसके बाद जो वीडियो एसएसकेएम अस्पताल से आया, जो अरुण सिंह ने ब्रेक किया वीडियो हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, उसमें वो काफ़ी सॉफ्ट थी। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से को बताया कि वो शांति बरतें, यानी एक जो पिक्चर है ममता बनर्जी का, वो पिक्चर जो फाइटिंग लेडी का वो दिखाने की कोशिश हुई है। और अगर हम जय श्री राम के नारे की बात करें तो जय श्री राम का इस बार चुनाव में इसी तरीके को लुभाने की कोशिश करेगी, भुनाने की कोशिश करेगी बीजेपी। ये 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर तय कर लिया गया था विक्टोरिया मेमोरियल में, जब जय श्री राम को लेकर ममता बनर्जी ने आपत्ति जताई थी प्रधानमंत्री के मंच पर। ठीक इसी तरीके से विधानसभा चुनाव के समय में 2019 विधानसभा के माफी चाहता हूं 2019 लोकसभा के चुनाव के समय में पूर्वी मिदनापुर से एक तस्वीर आई थी, और उस विजुअल को जिस तरीके से सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर ट्रोल किया गया था, जिसमें जय श्री राम को लेकर आपत्ति जताई थी ममता बनर्जी ने, तो कहीं ना कहीं उससे एज मिला था बीजेपी को लोकसभा चुनाव में। तो कहीं ना कहीं जय श्री राम को लेकर भी यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी उसका इस्तेमाल कर रही है, सभी चुनावी रैलियों में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है कहीं अभी। और ममता को भी ये बहुत पहले से मालूम था कि जय श्री राम बीजेपी को शूट करता है चुनाव में, और यही दिख भी रहा है इस वक्त। जितनी भी चुनावी रैलियां हैं उन सभी रैलियों में जय श्री राम के नारे हो रहे हैं। और एक वीडियो बंगाल बीजेपी ने भी ट्वीट किया है जो अरुण दिखा रहे थे, और उन्होंने बीजेपी नेताओं से सवाल भी किया था। अरुण, उस वीडियो पर आपसे जवाब लेंगे, उस पर बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि उस वीडियो का मतलब क्या है, क्योंकि पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के नाम से उस वीडियो को जारी किया गया बंगाल बीजेपी की तरफ से। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। তার কার্যক্রম সাধারণত নির্বাচন কমিশনের ভিডিওগ্রাফি হয় এবং আমরাও এটাও আশা করছি कि এইবারও সেই ধরনের ভিডিওগ্রাফি হয়েছিল। তো এই ভিডিওগ্রাফি দেখে तो ये बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल जो कि चुनाव आयोग से मिलकर बाहर निकला है, और बताते हुए कि क्या-क्या बात चुनाव आयोग के साथ की गई है। आपको बता दें, एक तरफ
टीएमसी की तरफ से आरोप लगाया गया तो बीजेपी भी कह रही है कि क्यों ना ममता के साथ जो घटना घटी उसकी जांच करवा ली जाए। और अब चुनाव आयोग से बीजेपी के नेता कई और मुद्दों को लेकर मिले हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए और उसको लेकर चुनाव आयोग का पूरा भरोसा भी दे, तमाम कदम उठाए। इस सबके बीच आज जो बातचीत रही है वो क्या रही है उसे बताते हुए बीजेपी का ये प्रतिनिधिमंडल, जिसमें भूपेंद्र यादव, संबित पात्रा और पीयूष गोयल मौजूद रहे। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की अगुवाई में बीजेपी का ये प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला है। पश्चिम बंगाल की हॉट सीट नंदीग्राम आज जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठी। शुभेंदु अधिकारी के नामांकन में शामिल होने आई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जनसभा को संबोधित करते हुए जय श्री राम का उद्घोष किया। इस सीट से कभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सिपे सलार रहे शुभेंदु अधिकारी अब दीदी को चुनावी टक्कर दे रहे हैं। टीएमसी से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी के लिए बीजेपी पूरी ताकत से प्रचार कर रही है। शुभेंदु के नामांकन के लिए स्मृति और धर्मेंद्र प्रधान खासतौर से पहुंचे थे। नामांकन से पहले हल्दिया में शुभेंदु अधिकारी ने रोड शो और रैली भी की। इस रैली में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम का जयकारा लगाया। जैसे ही शुभेंदु ने मंच पर भाषण दिया, उनके समर्थक जय श्री राम के नारे लगाने लगे। धर्मेंद्र प्रधान और स्मृति ईरानी ने भी अपने भाषण के आखिर में जय श्री राम का जय घोष किया। तो हमारे सभी सहयोगी लगातार इस पूरे मामले पर जानकारी दे रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। यतेंद्र हमारे साथ हल्दिया से हैं और आशिका कोलकाता से, अरुण हमारे साथ SSKM अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। अरुण, आपके पास आना था लेकिन एक बार जल्दी से हल्दिया चले थे। यतेंद्र हमारे साथ है। यतेंद्र, विरोध भी लगातार शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कहते हुए कि ममता तो बाहर ही है, नंदीग्राम तो मेरा गढ़ है, ये सब कुछ कर लिया, जय श्री राम के नारे भी मंच से लगा दिए, लेकिन क्या कुछ चुनौतियां भी हैं इस राह में, कम से कम इस बार, क्योंकि अब बीजेपी से लड़ने जा रहे शुभेंदु अधिकारी? देखिए, बिल्कुल जहां तक शुभेंदु अधिकारी की बात करें और बीजेपी की, तो जो ममता बनर्जी लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही थी कि बाहरी लोग बंगाल में आ रहे हैं और वो बंगाल की बेटी हैं, तो शुभेंदु ने उन्हीं की तर्ज पर उन पर पलटवार किया है और साफ तौर पर कहा है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम में आई है, यानी कि वो भी बाहरी है। पहले वो भवानीपुर से लड़ती थी, भवानीपुर में उनकी लोकप्रियता कम हो रही है और वो जमीन शुभेंदु की है, इस तरह का दावा शुभेंदु अधिकारी की तरफ से किया जा रहा है। और आपको एक बात और बता दूं, आप पूरे चुनाव को देखोगे, जय श्री राम के नारे को देखोगे, तो एक तरह से जो बीजेपी की रणनीति है कि ममता को अपनी पिच पर लाकर खेलने की, सियासी खेलने की, जो खेला होवे की जो बात कही जा रही है, तो ममता बनर्जी कहीं ना कहीं जब बीजेपी की जमीन पर ही आने को मजबूर हो गई है। जो वो मंदिर जा रही हैं, जो वो चंडी पाठ मन से कर रही हैं और ये दावा, यानी कि उन्हें अपने को साबित करना पड़ रहा है कि वो हिंदू हैं, वो बाहरी नहीं है। तो कहीं जो उनका वोट बैंक, जो एक तरह से तुष्टिकरण का जो आरोप लगता है, उसमें कहीं ना कहीं वो जमीन, जो सियासी जमीन है, वो खिसकती हुई नजर आ रही है और वो बीजेपी के जाल में, बीजेपी की रणनीति में फंसती हुई नजर आ रही है। और शायद यही कारण है कि वो कहीं कहीं आक्रामक हो जाती हैं और जो उनकी आक्रामकता है, वो आप कह रहे हैं कि बीजेपी अपनी पिच पर ममता को खिलाने की पूरी रणनीति के तहत काम कर रही है। अरुण, आपके पास आते हुए जरा बताइए, क्योंकि बंगाल बीजेपी की तरफ से भी एक वीडियो जारी किया गया है, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी नाम से वीडियो जारी किया गया है, क्या है उस वीडियो में? क्योंकि मैंने देखा, अगर मैं सही हूं, आप शायद बीजेपी के नेता से बात कर रहे थे, वो इस पर चुप्पी साधे हुए कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, जबकि बीजेपी की बंगाल यूनिट की तरफ से ही उसको जारी किया गया है वीडियो को। देखिए, वो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत दिलचस्प है, क्योंकि उस वीडियो में जो कुछ भी कहा गया था वो सब कुछ एक तरह से बीजेपी ये कह रही है कि ममता बनर्जी की पूरी जो दुर्घटना उनके साथ हुई थी उससे मिलता जुलता। उसमें कहा गया था 10 तारीख से शुरू होगा, अटैक होगा, उसके बाद पैर में सूजन हो जाएगी, उसके बाद व्हीलचेयर पर बैठ के प्रचार करेंगे, मीडिया आएगी, अस्पताल में कवर करेगी, मैं बाइट दूंगी। तो कुल मिलाकर के उस पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी नाम के वीडियो में, जो पूरा वायरल हो चुका है सोशल मीडिया पर, और कई दिन पहले का वो है वीडियो, लेकिन
लेकिन अब जब ममता बनर्जी को चोट लगी उसके बाद उसको वायरल किया गया और बीजेपी फॉर बंगाल, जो बंगाल यूनिट का ट्विटर हैंडल है, उससे उसको ट्वीट भी किया गया और बीजेपी के नेता कह रहे हैं तो वायरल वीडियो, इसमें हमने कुछ नहीं किया, हमने इसको बनाया नहीं है। लेकिन बीजेपी ज़रूर उसको जोड़ रही है कहीं ना कहीं कि क्या ये कोई कॉन्स्पिरेसी है, क्या ये कोई षड्यंत्र है, क्योंकि ममता बनर्जी कह रही थी कि ये बीजेपी के लोग हो सकते हैं, उनका षड्यंत्र हो सकता है, उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया होगा। लेकिन बीजेपी अब ये कह रही कि हो सकता है कि उन्होंने ये सब कुछ प्रायोजित किया हो, पहले से ही वेल थॉट स्टेप हो ये, जिस तरह से वीडियो एक उन्होंने जारी किया है। आशिका, इसलिए आपके पास आते हुए, क्योंकि सहानुभूति लेने की ममता कोशिश करें, ये आरोप बीजेपी लगा रही है। उधर टीएमसी ने विरोध भी कर लिया, जगह जगह हमने देखा किस तरीके से आज चुनाव आयोग से मिलने के लिए जब टीएमसी का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा तो काली पट्टी बांधकर पहुंचा और इसी अंदाज में अलग अलग हिस्सों में आज प्रदर्शन भी हुआ। साजिश का आरोप भी लगा दिया बीजेपी पर, चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े कर दिए। लेकिन इससे कुछ फायदा होगा टीएमसी को? दोनों दल इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। गायत्री, एक तरफ टीएमसी ये दिखा रही है कि ममता के ऊपर हमला हुआ है और विक्टिम कार्ड, जैसा कि बीजेपी का आरोप लग रहा है कि खेलते हुए लोगों की सहानुभूति लेने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी सवाल उठा करके इसके ऊपर ममता पर उंगली उठा रही है और ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि ममता डर गई है, जिसके वजह से ये जो है दिखाने की कोशिश है, दिखावा है। तो दोनों ही दल इसका जो मौका है इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। इसीलिए चाहे चुनाव आयोग जाना हो, चाहे कोई भी बयान देना हो, अगर टीएमसी का प्रतिनिधि मंडल जाता है तो तुरंत ही बीजेपी का भी प्रतिनिधि मंडल जाता है। टीएमसी वाले जो है वो आरोप लगाते हैं तो बीजेपी की तरफ से जांच की मांग उठती है। लौटेंगे आपके पास। ये बता दें कि बंगाल के नंदीग्राम में ब्लॉकबस्टर मुकाबले की जमीन तैयार हो चुकी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद आज बीजेपी की तरफ से शुवेंदु अधिकारी ने भी पर्चा दाखिल किया। शुवेंदु के पर्चा भरते ही बंगाल के रण के महामंच में नंदीग्राम तब्दील हो चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि टीएमसी और बीजेपी ने अपने बड़े चेहरों को आमने सामने क्यों कर दिया? आखिर दोनों दलों के इस भरोसे की वजह क्या है? नंदीग्राम के रण से पहले शुवेंदु की शक्ति पूजा, नामांकन से पहले देवियों का आशीर्वाद, नंदीग्राम के महामुकाबले की पहली झलक, नंदीग्राम में सबसे बड़ा मुकाबला, ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के बीच सबसे बड़ी चुनावी जंग, जख्मी ममता का भी आसमान पर हौसला। बंगाल के चुनावी रण में सबसे बड़े मुकाबले के लिए नंदीग्राम तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नामांकन और मंदिरों के दर्शन के बाद बीजेपी के खेमे से जब शुवेंदु अधिकारी सामने आए तो केंद्र सरकार के मंत्रियों और बीजेपी के बड़े चेहरों के साथ नामांकन की डगर भी मंदिरों से होती हुई गुजरी। नंदीग्राम में प्रचार के दौरान घायल हो चुकी ममता अस्पताल में बिस्तर से भी हुंकार भरती दिखी और पूरी तरह ठीक होने तक उन्होंने व्हीलचेयर से ही चुनावी घमासान में शामिल होने का ऐलान कर दिया। लेकिन बंगाल की जंग जीतने के साथ ही ममता और बीजेपी दोनों के लिए नंदीग्राम का मैदान मारना सबसे ज्यादा जरूरी हो गया। इसकी वजह है नंदीग्राम में दोनों दलों के दो सबसे बड़े चेहरों का आमने सामने होना। यही वजह है कि दोनों खेमों से अपनी अपनी जीत के दावों का दौर शुरू हो गया। 10 साल की कोई मुख्यमंत्री अपना परिचय अब 10 साल बाद दे रही है, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी कुछ गलती की होगी उन्होंने, जो उनको पश्चाताप करना पड़ रहा है। नंदीग्राम के लोग कह रहे हैं कि आप तो बाहर ही हैं, शुवेंदु हमारी भूमि पुत्र है, हमारी माटी का बेटा है। तो जो बाहरी का आरोप वो प्रधानमंत्री जी पर सब पे लगाती थी, अब वो उसका जवाब नहीं देते बन रहा उनसे नंदीग्राम में। तो नंदीग्राम हमारा याद में आया जब लास्ट टाइम हम मीटिंग में आया तो मैंने पूछा क्या तब तक उधर में एमएलए नहीं था। यू नो द एमएलए दैट टाइम रिजाइंड, सो सीट वाज टोटल वेकेंट। सो आई आस्क्ड देम अगर हम कंटेस्ट करें तो ठीक है, तो देन दे शाउटेड लाइक एनीथिंग एंड दे गेव मी फुल सपोर्ट बिकॉज ऑफ देयर इंस्पिरेशन, because of their energy, because of their full support. I thought Nandigram is not only a slogan to me, Nandigram is a place where Kishan movement, agro movement build up from here.
भवानीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ती रही ममता ने उनकी पार्टी से बगावत करने वाले शुवेंदु को चुनौती देने के लिए नंदीग्राम को रणभूमि बनाने का ऐलान खुद ही किया था। चुनावी रैली के बाद उन्होंने उम्मीदवारों के ऐलान के वक्त उस पर मुहर लगा दी थी। বুকটা রোজই আমার হাতের মুঠোয় থাকে এবং আমি ক্লাব থেকে শুরু করে পুজো কমিটি থেকে শুরু করে সবটাই করি। আমি নন্দীগ্রাম থেকেই দাঁড়াবো। इसके जवाब में बीजेपी की तरफ से शुवेंदु ने ममता बनर्जी को 50,000 से ज्यादा वोटों से हराने की चुनौती दे डाली। आने दीजिए, 1.5 लाख से ज्यादा वोट से उसको हराऊंगा। उसको उसकी एक सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए। ममता ने शुवेंदु की चुनौती को स्वीकार किया तो बीजेपी ने भी शुवेंदु पर भरोसा दिखाया। आखिर दोनों दलों और दोनों नेताओं की नंदीग्राम पर इतने भरोसे की वजह क्या है? असल में नंदीग्राम वही जमीन है जहां 2007 से किसान आंदोलन से उपजे गुस्से को ममता ने आवाज देकर लेफ्ट सरकार की चूल्हे हिला दी थी। लेकिन दावा ये भी किया जा रहा है कि उस किसान आंदोलन में ममता को चेहरा और आवाज बनाने का दिमाग शुवेंदु अधिकारी का ही था, जो उस वक्त ममता के सिपहसालार हुआ करते थे। बताया जाता है कि नंदीग्राम आंदोलन के रणनीतिकार शुवेंदु ही थे। यानी नंदीग्राम से दोनों नेताओं का रिश्ता है। नंदीग्राम दोनों नेताओं की पहचान है। लेकिन नंदीग्राम के आंदोलन से जहां ममता की बंगाल की सत्ता की राह निकली, वहीं ये इलाका शुवेंदु के किले में भी बदल गया। शुवेंदु ने पिछला विधानसभा चुनाव नंदीग्राम से लड़कर इसे अपने घर में बदल लिया। यही वजह है कि इस बार नंदीग्राम के महामुकाबले में ममता को बाहरी बताया जाने लगा। ये लोग का साथ बहुत दिन का रिश्ता है। ममता बनर्जी ये लोग के याद करता है 5 साल अंतर जब चुनाव आता है। और मैं भी नंदीग्राम का वोटर के नाते नॉमिनेशन कर रहा हूँ। मैं नंदीग्राम का वोटर के नाते ही नॉमिनेशन कर रहा हूँ। मेरा नाम नंदीग्राम के मैं उठा लिया। नंदीग्राम इज नॉट न्यू प्लेस टू मी। तो जब नंदीग्राम में आंदोलन हुआ था, तब नंदीग्राम में जो लोग लड़ रहा था, बहुत सारे बीट लीडर है मिदनापुर का, तो अब वो लोगों ने रास्ता में नहीं निकाला था। लेकिन मिदनापुर का नंदीग्राम में जो प्रोग्राम हुआ, चाहे वो 7 मार्च हो, चाहे 10 दिसंबर हो, चाहे 14 मार्च हो, हर दिन हर तरह मैं नंदीग्राम आंदोलन को साथ दिया है। नंदीग्राम में दूसरे चरण में 1 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। नंदीग्राम का इतिहास देखें तो 1967 में 5 बार यहाँ से सीपीआई को जीत मिली। किसान आंदोलन का असर ये हुआ कि लेफ्ट का गढ़ टीएमसी के किले में बदल गया और 2009 के बाद से लगातार इस सीट पर ममता की ही पार्टी जीतती रही। बंगाल के कांथी को अपना गढ़ बना चुके शुवेंदु अधिकारी ने 2016 में यहाँ टीएमसी से मैदान मारा। 2009 के बाद से टीएमसी के किले में बदल चुके नंदीग्राम को ममता अपनी ताकत मानती हैं। इसी भरोसे से ममता ने एक रैली में नंदीग्राम से उतरने का ऐलान कर दिया। গ্রামে সিটে আমি কারোর নাম এখনই বলছি না, পরে বলবো, বাট আমি মনে করি নন্দীগ্রাম সিটে ভালো মানুষ দেব, যিনি সত্যি আপনাদের কাছে পড়ে থাকে, যিনি কাজ করবেন। আর নন্দীগ্রাম সিট এমনিতে এটা জেনারেল সিট, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়। लेकिन नंदीग्राम पर जितना भरोसा ममता को है, उतना ही शुवेंदु अधिकारी को भी। शुवेंदु के भरोसे की अपनी वजह है। आंकड़ों के मुताबिक नंदीग्राम में करीब 3 लाख मतदाता हैं। इनमें से 96.65% वोटर ग्रामीण हैं, जबकि 3.35% वोटर शहरी हैं। इलाके में SC/ST वोटर करीब 17% हैं। कुल मिलाकर यहाँ हिंदू मतदाता करीब 2 लाख के आसपास हैं, जबकि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 70,000 के आसपास है। बीजेपी को यहाँ हिंदू मतदाताओं की संख्या में जीत की चमक दिखाई दे रही है। नंदीग्राम से नामांकन से पहले ममता और शुवेंदु दोनों मंदिरों के चक्कर लगाते दिखे। चूँकि हिंदू मतदाताओं पर बीजेपी को ज्यादा भरोसा है, इसलिए ममता के ऐलान के बाद शुवेंदु अधिकारी ने झट से उन्हें हराने की चुनौती दे डाली। जाहिर है नंदीग्राम में 2 दलों के 2 दिग्गजों के आमने सामने होने से मुकाबले का महामुकाबले में बदलना तय हो गया है। तो नंदीग्राम का मुकाबला महामुकाबले में तब्दील और बेहद दिलचस्प होता हुआ। आशिका, आपके पास आ रही हूं मैं। ये बताइए, क्योंकि लगातार टीएमसी विरोध कर रही है, उधर अब ये जानकारी अरुण दे रहे हैं कि हो सकता है कि व्हील चेयर के साथ ही ममता बनर्जी प्रचार भी करें। ये टीएमसी किस तरफ मोड़ने की कोशिश करे इस पूरी लड़ाई को? देखिए,
संदेश जो ममता बनर्जी की छवि है एक फाइटर की और कभी हारने वाली नहीं, लड़ाकू जुझारू, वो छवि व्हीलचेयर पर जब ममता निकलेंगी प्रचार करने के लिए तो बिल्कुल साकार होकर लोगों के सामने आएगी। और यही कारण है कि चोट लगने के बाद, मैं आपको बता दूं अभी जो मेडिकल बुलेटिन चल रहा है उसमें डॉक्टरों ने ये परामर्श दिया था मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कि और 48 घंटे वो अस्पताल में रहें डॉक्टरों की निगरानी में। लेकिन बार बार अनुग्रह पे ममता बनर्जी को उनको आज अस्पताल से छोड़ा जा रहा है। तो जो छवि ममता बनर्जी की है, अग्नि कन्या जिस आधार पर उन्हें कहा जाता है, उसको साकार करने की कोशिश में ममता है और व्हील चेयर से प्रचार शुरू करेंगी। सोमवार को पहली रैली होगी, उसके पहले रविवार को मैनिफेस्टो लॉन्च। अरुण, वहां पर कोई हलचल, और क्या ये तय मान लिया जाए कि आज ममता बनर्जी को यहां से छुट्टी मिल जाएगी? देखिए गायत्री, अब से कुछ सेकंड पहले ही ये जो स्पेस आप देख रहे हैं यहाँ पर जो डॉक्टर्स का पैनल था वो आया था, मीडिया को संबोधित करके गया है। और जैसा कि आशिका बता रही थी, वो ये कह रहे थे कि 48 घंटे और वो चाहते थे डॉक्टर्स की वो मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रहें, अस्पताल में रहें, स्वास्थ्य लाभ करें। लेकिन ममता बनर्जी लगातार ये जिद कर रही थी कि उनको घर जाना है, उनको चुनाव प्रचार करना है, मैनिफेस्टो भी लॉन्च करना है। इसलिए डॉक्टर्स ने कुछ कंडीशन के साथ उनको छूट देने का फैसला किया है, उनको डिस्चार्ज करने का फैसला किया है। और वो ममता बनर्जी की जिद के कारण हो रहा है। उनके परिवार के जो लोग हैं उनको बताया गया है कि कैसे उनकी मूवमेंट हो सकती है, व्हील चेयर का इस्तेमाल वो करती हैं कि नहीं, ये पूछा गया जब डॉक्टर से, तो उन्होंने कहा कि ये सारी बातें उनके परिवार को समझा दी गई हैं। मतलब यह है कि ममता बनर्जी व्हील चेयर के जरिए ही अब चुनाव प्रचार शुरू करेंगी। और सोमवार से कहा यह जा रहा है कि झारग्राम से उनके चुनावी शंखनाद का जो अभियान है उसकी शुरुआत करेंगी वो। और पुरुलिया वो जाना चाहती थी लेकिन डॉक्टर्स ने उनको मना किया था। अभी अगर मैं घड़ी देखूँ, आपको 7 बज रहे हैं, लगभग 44-45 घंटे उनको हो गए हैं जब वो हॉस्पिटलाइज्ड हुई थी। तो जितने भी पैरामीटर्स हैं वो संतोषजनक हैं। डॉक्टर्स चाहते थे कि और 2 दिन रहती, लेकिन वो जिद पे अड़ी थी और इसलिए उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा अब से कुछ मिनट बाद। ये बहुत बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी खबर अरुण दे रहे हैं, ये बताते हुए कि डॉक्टर्स हालांकि चाह रहे थे कि कुछ और वक्त वो वहां पर रहती निगरानी में डॉक्टर्स की, लेकिन ममता बनर्जी चाहती कि जल्द से जल्द उनको डिस्चार्ज कर दिया जाए। और ये भी जानकारी अरुण दे रहे हैं, ममता बनर्जी की तरफ से डॉक्टर से कहा गया है क्योंकि मैनिफेस्टो का कार्यक्रम जो था वो 11 तारीख का था, जो कि रद्द हो गया ममता के साथ इस घटना के बाद। लेकिन अब 14 तारीख को मैनिफेस्टो को लॉन्च करना है। इसके अलावा तमाम जो चुनाव प्रचार के कार्यक्रम है उनमें भी ममता बनर्जी को जाना है, इसलिए उन्होंने इन तमाम बातों का हवाला दिया। जिसके बाद अब ये बता रहे हैं अरुण के हो सकता है कि अब से थोड़ी देर बाद ममता बनर्जी को यहां से छुट्टी दे दी जाए। यतेंद्र, आपके पास आते हुए, आज नामांकन भी शुवेंदु अधिकारी ने दाखिल कर दिया। अब जरा बताइए, क्योंकि 1 अप्रैल को यहां वोट पड़ेंगे, अब इस दरमियान क्या कुछ देखने को मिलेगा नंदीग्राम में? और दूसरा सवाल ये कि नंदीग्राम क्योंकि अब इस पूरे बंगाल की लड़ाई का केंद्र बन चुका है, यहां से अगर कोई बात जाएगी तो क्या पूरे पश्चिम बंगाल में जाएगी? और क्या राम का नारा भी हर तरफ गूंजेगा? देखिए बिल्कुल, क्योंकि नंदीग्राम की बात करें तो पूरे पश्चिम बंगाल की, और कहें तो क्योंकि ममता बनर्जी का एक छत्र राज यहाँ पर रहा, उससे पहले लेफ्ट का रहा है, तो पूरे देश की निगाहें नंदीग्राम पर हैं। क्योंकि इसका एक दूसरा कारण ये भी है कि जो शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के खास माने जाते थे, टीएमसी सरकार में नंबर 2 माने जाते थे, आज नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई आमने सामने आ गई है। तो ऐसे में सबकी निगाहें, और जहाँ तक राजनीति लड़ाई की बात है तो आप समझ सकते हैं कि नंदीग्राम में हर वो कुछ देखने को मिलेगा, हर वो हिंदी फिल्म की जो कह सकते हैं कहानी जो होती है वो पूरी पटकथा यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और शायद उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। एक बंगाली मूवी का सीन जो आज बीजेपी बंगाल ने जो ट्वीट भी किया है, उसको पॉलिटिकल जो एक तरह से उसकी जो थ्योरी बताई गई है कि किस तरह से मूवी में होता है, सेम टू सेम उसी डेट को इस ममता बनर्जी की घटना के साथ भी होता है। हालांकि कि सच्चाई है या नहीं है, प्लानिंग की गई थी, वो तो जब जांच होगी तब पता चलेगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने चुनाव आयोग से जांच की मांग की है। लेकिन नंदीग्राम में जब तक वोटिंग होगी तब तक हर प्रतिक्रिया देखने लायक होगी, हर चुनावी समीकरण देखने लायक होंगे, हर चुनावी पैंतरा देखने लायक होगा, क्योंकि इसका असर केवल एक विधानसभा सीट तक नहीं रहेगा, पूरे पश्चिम बंगाल पर इस सीट का असर देखने को मिलेगा। जी चलिए, बीजेपी की कोशिश है। तो एक दूसरा सवाल भी आपसे एक बार फिर से ये जरा बताइए, क्योंकि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और टीएमसी कोशिश कर रहे हैं कि जो घटना ममता बनर्जी के साथ घटी उसको जनता तक ले जाया जाए सहानुभूति के लिए। शुवेंदु अधिकारी से तो आज आपने बातचीत भी की थी, शुवेंदु अधिकारी बोले क्या इस घटना पर कुछ? देखिए, शुवेंदु अधिकारी से हमारी बातचीत हुई न्यूज़ 18 इंडिया से। उन्होंने बात करते हुए कहा कि जो भी पक्ष रखा जाएगा
वो पार्टी की तरफ से रखा जा रहा है, वो इस पर कुछ भी नहीं बोलेंगे। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान से जब हमने इस बारे में बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूरी घटना जनता के सामने है, मीडिया के थ्रू जो वीडियो आया वो सामने है, यानी कि कहीं ना कहीं कोशिश इमोशनल एक फ़ायदा उठाने की, सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई थी। मैं आपको बता दूं, अगर थोड़ा पीछे जाएंगे, जो ममता बनर्जी का राजनीतिक कैरियर देखेंगे उसमें 3 से 4 घटनाएं ऐसी हुई हैं, चाहे वो लेफ्ट के समय हो या उससे पहले जो नंदीग्राम वाली जो घटना थी, जो आंदोलन हुआ था उसके समय की घटना आप देख लीजिए। तो ममता बनर्जी ने आरोप लगाए थे उनके साथ मारपीट करने के, उनके साथ धक्का मुक्की के, उनके साथ अभद्रता करने के, और जब जब इस तरह के आरोप ममता बनर्जी की तरफ से लगाए गए तब तब ममता बनर्जी को राजनीतिक तौर पर बड़ा फायदा हुआ, उनका सियासी कद उतना ही ऊंचा होता गया। और शायद यही कारण है कि बीजेपी बड़े सोच समझकर बयान जारी कर रही है। उनके नेता ममता बनर्जी को देखने हॉस्पिटल में भी देखने गए, हालांकि उनको मिलने नहीं दिया, लेकिन बीजेपी की तरफ से मैसेज यही दिया गया है कि राजनीतिक आशिका, क्यों बीजेपी खामोश है? ममता बनर्जी की इस घटना पर बोल तो रहे हैं लेकिन खुलकर नहीं बोल रहे हैं। क्या लग रहा है कि कहीं ममता बनर्जी का ये मास्टर स्ट्रोक साबित ना हो जाए, इसलिए खामोशी ही भली? जब से ममता को चोट लगी है, चाहे तेजस्वी हो, अखिलेश यादव हो, कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, अरविंद केजरीवाल हो, सभी नेताओं ने ट्वीट किया जो विपक्षी कह सकते हैं जिनको, लेकिन एक भी ट्वीट बीजेपी के बड़े नेताओं से नहीं आया। ये टीएमसी का कहना है। टीएमसी ने बार बार ये आरोप लगाया कि क्यों बीजेपी के बड़े नेता खामोश है। वहीं कुछ हलचल वहां पर देखिए गायत्री मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। यहाँ पर एम्बुलेंस जो है वो लगाई जा रही है गेट के पास, और संभवतः ममता बनर्जी इस एम्बुलेंस के जरिए ही अपने घर तक जाएंगी। पहले एक उनकी जो प्राइवेट कार थी उसमें सुरक्षा अधिकारियों ने उसकी जांच की थी और अगली सीट को आगे पीछे करके उसको देखा था कि क्या एडजस्ट हो सकती है ममता बनर्जी, क्योंकि प्लास्टर लगा है। तो अब देखिए एम्बुलेंस लगाई जा रही थी, लेकिन एम्बुलेंस फिर देखिए पीछे की जा रही है। इसका मतलब जो छोटी कार है, जयपाल रावत जी दिखाइए जरा, छोटी जो कार है, प्राइवेट कार है, उसी कार में बैठ करके वो जाएंगी, जैसा कि मैं पहले बता रहा था। चलिए, शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब से कुछ ही मिनट में हो सकता है ममता बनर्जी को यहाँ से छुट्टी दे दी जाए। वहां पर तमाम हलचल बताते हुए कि ममता बनर्जी एम्बुलेंस के जरिए घर पहुंचेंगी।